नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक संसद का अध्ययन कराएंगे। अब हमने शुरू में बात किया कि भारतीय संसद को दो भागों में बनाया गया है, राष्ट्रपति प्लस दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति और दोनों सदनों का सम्मिलित रूप है, दोनों सदनों को सम्मिलित करके संसद का गठन किया गया है। राष्ट्रपति का हमने पूर्व में अध्ययन कर दिया। दोनों सदनों में हमारे दो सदन हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा का हमने पूर्व में अध्ययन कर दिया। भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए अधिकतम 252 सीटों का प्रावधान किया गया है। 252 सीटों की व्यवस्था की गई है, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। 233 राज्य विधानसभाओं से चुन के आते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति विशेष क्षेत्र में जो संघ रखते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में हम करते हैं आज जो हमारा अध्ययन है वो लोकसभा। इसका अध्ययन करते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552 सदस्य लोकसभा में जनता द्वारा चुन के जाते हैं। इन 552 सदस्यों में जो इनका रेशा है, कितने राज्यों से होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और कितने मनोनीत होंगे, उसका रेशा ये है 530 प्लस 20 प्लस 2। 530 सदस्य तो राज्यों से चुन के आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं और 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को जो प्रत्यक्ष चुनाव में जीत नहीं सकते उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कुल सदस्यों की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा गोवा तथा दमन दीव के गठन के बाद 1987 में किया गया था। उसके अनुसार ये निम्न सदस्यों की संख्या है, किंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यों के तो 530 के 30 चुन के आते हैं। इन 20 में से अभी चुन के आने वाले सदस्यों की संख्या 13 है और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार से अधिकतम सदस्यों की संख्या वर्तमान में 545 है, जिनकी अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है। ऐसा भारतीय संविधान में गोवा और दमन द्वीप के 1987 के पुनर्गठन के बाद निश्चित किया गया। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में इस बात को उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 82 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जनगणना के बाद देश में परिसीमन आयोग बैठेगा और परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग की देखरेख तथा प्रतिनिधियों की संख्या में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख
और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। 1973 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग द्वारा पर अगली लोकसभा में सदस्य की संख्या में निर्णय लिए गए थे। यानी अभी तक जो परिसीमन किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का किया गया है, उसके बाद का नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र 2001 तक वही रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए गए। अब 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 91वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर लोकसभा में कुल स्थानों राज्यवार प्रतिनिधियों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। इस संख्या को यथावत रखते हुए राज्य निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमन किया जा सकेगा। पुनर्सीमन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में बनाया जा सकता है। अब यह निश्चित किया गया है कि पुनर्सीमांकन 2001 ईस्वी की जनगणना के आधार पर होगा। अब इसके द्वारा एक बात निश्चित होती है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधा जनता द्वारा होता है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जनता द्वारा होता है। अब तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता था। 1988-89 में 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाने लगा है और उसे मताधिकार का प्राप्त होगा। यानी 88-89 से पहले मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी। अब लोकसभा में सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस संबंध में अधिकतम सीमा परिस्थितियां बदलती हुई परिस्थितियों पर निर्धारित की जाती रहेगी। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 वर्ष के लिए स्थान आरक्षित रखे गए थे, किंतु यह अवधि बढ़ती गई। वर्तमान में संविधान के 95वें संविधान संशोधन 2010 द्वारा 25 जनवरी 2020 तक ये स्थान आरक्षित किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश के समान रखने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन यह बात उन राज्यों और संघीय क्षेत्रों में लागू नहीं होती जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, क्योंकि 60 लाख से कम एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 330 द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि वह नागालैंड पर लागू नहीं है। और 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 88.6% जनसंख्या जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए 31वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि असम में जनजाति क्षेत्रों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। अब निर्वाचक तथा सदस्यों के लिए योग्यताएं, निर्वाचक तथा सदस्यों के लिए योग्यताएं, जो लोग चुनाव लड़े, निर्वाचक तथा सदस्यों के लिए योग्यताएं, निर्वाचक तथा सदस्यों के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव में उन सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं।
पागल और दिवालिया न हो, संसद द्वारा किसी कानून में अपराधी न हो, संसद द्वारा पारित किसी कानून के अपराधी न हो। ये तो मतदाताओं के लिए। जो व्यक्ति लोकसभा में निर्वाचित होना चाहता है उसके लिए क्या क्या योग्यता है? नंबर 1, वह भारत का नागरिक। नंबर 2, वह 25 वर्ष की या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुका। नंबर 3, कोई लाभ का पद न हो, मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। नंबर 4, पागल व दिवालिया न हो। इन योग्यताओं को निर्धारित करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा संसद को दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत संसद ने 1951 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद की योग्यताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई है। अनुसूचित जातियों के संबंधित सुरक्षित स्थानों में उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वो अनुसूचित जाति का हो। इसी प्रकार जनजाति क्षेत्र के स्थान के लिए जनजाति क्षेत्र का सदस्य हो। ऐसे व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। असम जो राज्य है, असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान पर उम्मीदवार बनने के लिए उसी जनजाति का होना तथा उस संसदीय क्षेत्र का या उस जिले का निर्वाचित सदस्य होना आवश्यक है। किसी अन्य स्थान के उम्मीदवार के लिए भारत के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। नंबर 4 है, निर्वाचक संबंधी अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय या जीवन भर के लिए संसद में का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नंबर 5, जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार किसी भी अपराधी को किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा न पाई हो और जेल से छूटे 5 वर्ष से अधिक हो गए हो। नंबर 6, उसे सरकार के संबंधित ठेके के हिस्सेदार न होना चाहिए। सरकार किसी कारखाने का हित नहीं होना चाहिए। उसे बेईमानी या राजद्रोह के हिसाब से सरकारी नौकरी न निकाला गया हो। इस प्रकार जो 1951 का जनप्रतिनिधि अधिनियम था, 1988 में जनप्रति अधिनियम 1951 में संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की गई कि जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लेता है वो आंतकारी गतिविधियों में, तस्करी में, जमाखोरी में, मुनाफाखोरी में, खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट में, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम 13 का उल्लंघन करने वाला, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को जनप्रति अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। नेक्स्ट है, जनप्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश की व्यवस्था पर रोक। सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अपराधों की रोक के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है। इन व्यवस्थाओं को 31 मार्च 2003 को लागू किया गया कि कोई भी व्यक्ति जब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का नामांकन करते समय एक शपथ पत्र दाखिल करेगा। शपथ पत्र में बिंदुवार जानकारी इस प्रकार होगी: क्या प्रत्याशी किसी अपराधी मामले में नामजद है, दोष मुक्त है या बरी हुआ है? यदि हाँ तो उस पर अर्थदंड लगा है या कैद की सजा सुनी। दूसरा, नामांकन से 6 माह पहले के समय प्रत्याशी 2 वर्ष इससे ज्यादा कैद योग्य किसी भी लंबित का आरोपित न हो, उस पर आरोप लगाए जा चुके हो या अदालत पर संज्ञान लिया जा चुका हो। यदि हाँ तो उसका विवरण। नंबर 3, प्रत्याशी, उसके पति या पत्नी, उसके आश्रितों के नाम, चल और संपत्ति के ब्यौरे। नंबर 4, उत्तरदायित्व, खास तौर से सार्वजनिक वित्तीय संस्था और सरकार का कोई बकाया का विवरण। नंबर 5, प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यताएं। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में ये जनता को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, संपत्ति, दायित्व और शैक्षणिक योग्यता को जानकारी का अधिकार हासिल देता है, जो कि भारत चुनाव आयोग द्वारा 31 मार्च 2000
3 को निर्देश जारी किए गए और उसमें ये 5 शर्तें, 5 योग्यताएं, 5 बातों के बारे में उम्मीदवार नामांकन पत्र भरते समय शपथ पत्र दाखिल करता है। नेक्स्ट है कार्यकाल। साधारणतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं रहता। ऐसा भारतीय राज में 9 बार हुआ है। 1970 में सरकार 5 वर्ष पूरे कर दी थी। 1977 में सरकार 5 वर्ष पूरे नहीं किए। 1979 में सरकार ने 5 वर्ष पूरे नहीं किए। नवंबर 1984 में सरकार ने 5 वर्ष पूरे नहीं किए। नवंबर 1989 में सरकार ने 5 वर्ष पूरे नहीं किए। इस प्रकार वर्तमान तक 9 बार ऐसा हो चुका है जिसमें प्रधानमंत्री के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति ने लोकसभा को समय पूर्व भंग कर दिया था। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए या स्थगित किए जाते हैं। इसके संबंध में लोकसभा की अंतिम बैठक और दूसरी बैठक का जो बीच का समय है वो 6 माह का होना चाहिए। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है संसद सदस्यों को विशेषाधिकार। भारतीय संविधान द्वारा संसद के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए। संसद सदस्य अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिए उसे कुछ विशेष अधिकार है। संसद के नियमों और आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण की स्वतंत्रता है। संसद या उसके किसी भी समिति अपनी बात या किसी भी मत में विरोध न्यायालय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। संसद सदस्य संसद में जो बात रखता है उसके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। दूसरा है संसद सदस्यों को बंदी न बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात कोई भी सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता, किंतु फौजदारी विषयों में समझे दफ्तरों में उसे बंदी बनाया जा सकता है, किंतु इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देनी होगी। इस प्रकार संसद सदस्यों को वेतन के बारे में अनुच्छेद 106 समय समय पर निर्धारित करता है कितने वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं। संसद सदस्यों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक संसद सदस्य अपने क्षेत्र में 5 करोड़ का विकास कार्य करवा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को 5 करोड़ के विकास की छूट है और कोई भी परियोजना है उसकी अधिकतम यह राशि 10 लाख निर्धारित की गई है। लोकसभा का पदाधिकारी कौन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ देते हैं, अपने पद देते हैं, तो अध्यक्ष अपने पद का जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपने पद का त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने पद से हटाए जा सकते हैं। लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों बहुमत का इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए कि इस प्रकार का कोई लोकसभा में पेश हो गया। इस प्रकार संसद में पेश होने से पूर्व 14 दिन पूर्व उसकी सूचना दी जा सकती है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी पदच्युति में किसी भी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है तो व्यक्ति पदच्युति पर विचार हो सकता है। अध्यक्ष के नेक्स्ट आता है हमारा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। अध्यक्ष को क्या क्या शक्तियां और कार्य है, ये हमें देखने वाली बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में किन किन कार्यों को कर सकता है, क्या क्या कार्य। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। भारतीय लोकसभा में अध्यक्ष को जो अधिकार है वो ब्रिटिश लोक सदन में स्पीकर को है। उसकी शक्तियों को विस्तृत उल्लेख इसकी शक्तियों का लोकसभा अध्यक्ष के। संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 1950 में मिलता है जो इस प्रकार है। 1950 के अनुसार भारतीय लोकसभा अध्यक्ष को क्या क्या शक्तियां है। वह सदन के नेता को परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है और राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के उत्तर दिए जाने वाले भाषणों की अवधि भी निश्चित करता है। वह संसद के नेता के परामर्श से उसके सदन की कार्रवाई निश्चित करता है। वह प्रश्नों को स्पीकर और नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है।
किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर पेश किए जाने वाले कार्य स्थगन प्रस्ताव उसकी अनुमति पर ही पेश किए जाते हैं। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। किसी विचाराधीन विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव उसकी अनुमति से पेश हो सकता है। वह संसद की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह प्रवर समितियों में सभापतियों की नियुक्ति करता है और उन समितियों के निर्देशानुसार कार्य करता है। वह बजट संबंधी भाषणों में समय सीमा निश्चित करता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। घर में रहे सुरक्षित।